नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BHU B.Ed एंट्रेंस 2016 का लैंग्वेज ग्रुप का क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन है। एक ही वीडियो में है दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है बट आप उसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों को क्लियर ना दिखता हो इसका रेजोल्यूशन बढ़ा लें, मतलब क्वालिटी बढ़ा लें और स्पीड बढ़ा लें जिनको अगर जल्दी है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को एक अच्छा वो मिलेगा और ये इसमें से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही है जो हमें प्रोत्साहन देता है। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर कोई कमी रह गई है तो वो ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रिया को पहली घंटी में नहीं होना चाहिए? तो पहली घंटी में ध्वजारोहण होगा, गृह कार्य का दिया जाना होगा, दिन भर की क्रियाओं की सूचना देना होगा, लेकिन कक्षा की सफाई करना जो है वो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर और देखिए, कक्षा की सफाई जो है पहली घंटी में हो सकती है, पहली घंटी के पहले की जाएगी। ध्वजारोहण पहली घंटी में किया जाएगा, मतलब ये कि स्टार्ट में किया जाएगा, और दिन भर की क्रियाओं की सूचना भी दी जाएगी। लेकिन बात जो है कि गृह कार्य का दिया जाना, तो गृह कार्य का जो दिया जाना होता है वो अंत में होता है, स्टार्ट में तो होगा ही नहीं, और दूसरे तीसरे चौथे पीरियड में जो होगा। इसलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक अध्यापक यह जानता है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र भिन्न है। अपनी कक्षा के छात्रों से व्यवहार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मतलब यह है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक छात्र भिन्न है, मतलब हर व्यक्ति अलग अलग है। उसके सीखने का स्तर और उसका मेंटल एबिलिटी सब कुछ अलग अलग होगा, ऐसा एक टीचर समझता है। तो वो उसका जो बिहेव करने का, वो कैसे बिहेव करेगा क्लासरूम में। तो विकल्प है, विद्यालय के उपरांत कमजोर छात्रों को कोचिंग करना, कुशाग्र बुद्धि के छात्रों को पुस्तकालय में पढ़ने के लिए कहना, दूसरे छात्रों को अन्य छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना, और विशिष्ट उद्देश्यों हेतु समूहों का संगठन करना। तो देखिए, जो है कमजोर छात्रों को कोचिंग करना ये थोड़ा सा सही रास्ता है, लेकिन कुशाग्र बुद्धि के छात्रों को पुस्तकालय में पढ़ने के लिए कहना ये गलत बात है। आप जो है हर तरह के बच्चे को क्लासरूम में ले करके चलेंगे, एवरेज स्टूडेंट को लेकर के ही नहीं बल्कि वीक स्टूडेंट को और ब्राइट स्टूडेंट को भी, इसलिए उसे आप पुस्तकालय में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। दूसरे छात्रों को अन्य छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना ये सही हो सकता है। विशिष्ट उद्देश्यों हेतु समूहों का संगठन करना, तो यही जो है सही विकल्प होगा, क्योंकि समूह का जब निर्माण कर दिया जाएगा, और समूह कैसा बनाया जाए, हेट्रोजीनियस बनाया जाए, जिसमें कुछ कमज़ोर बच्चे हों और कुछ ब्राइट बच्चे हों, कुछ सामान्य हों शरीर से, कुछ दिव्यांग हों, तो इस तरह से, और विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल किए जाएं। तो स्पेसिफिक पर्पज के लिए स्पेसिफिक ग्रुप बना दिया जाए, इससे बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे। इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक अध्यापक के लिए कक्षा में हकलाने वाले बच्चे को अंगीकार करने का सबसे उपयुक्त तरीका यह है कि वह, मतलब एक बच्चा जो है स्टैमर करता है, मतलब हकलाता है, तो उसे इंक्लूड करने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पर जो विकल्प हैं, छात्रों को कक्षा में प्रपठन का पर्याप्त अवसर प्रदान करे, छात्र की उपेक्षा करे, अभिभावक को विशेषज्ञ से सहायता लेने का सुझाव दे, और विद्यालय के उपरांत छात्रों को व्यक्तिगत सहायता करने के लिए रखे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे सही विकल्प होगा कि छात्र को कक्षा में प्रपठन का करने का मतलब रिसाइट करने का, जोर जोर से उच्चारण करने का अवसर पर्याप्त प्रदान किया जाएगा। देखिए, हकलाना जो होता है वो ज़्यादातर हमारे कॉन्फिडेंस पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दें, धीरे धीरे वो खुल जाएगा और हकलाना कम कर देगा। इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा अध्यापक को विद्यालय की पुस्तकालय व्यवस्था का दायित्व दिया जाता है। अध्यापक की मुख्य प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि, मतलब ये देखिए, जब आप टीचर बन करके जाते हैं तो आप सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाते, वहाँ पर कुछ आपको दायित्व दिए जाते हैं। तो अगर पुस्तकालय व्यवस्था का दायित्व दे दिया गया, मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट करने के लिए बोल दिया गया, तो आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या होगी? तो टॉप प्रायोरिटी यही होगी कि पुस्तकालय का उचित रूप से अधिकाधिक छात्र उपयोग करें। मतलब यह आपकी यही उपयोगिता ही है। लाइब्रेरी की उपयोगिता क्या होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा उसमें पढ़े। और जब ये चौथा विकल्प
अनिवार्य है, लेकिन प्रायोरिटी अगर देखें, शांति होना चाहिए, वही बुक मंगवाई जाना चाहिए जो ज़रूरी हो, पुस्तक खराब है होने ना पाए, लेकिन प्रायोरिटी ये होगी कि बच्चा सीखे, इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये बात पहुँचे, और इस प्रकार से आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट सहित कम ही मिलता है। वर्ष के प्रथम अध्यापक अभिभावक सम्मेलन में निम्न में से एक को छोड़कर सभी कार्य अध्यापक को करना चाहिए। मतलब पेरेंट टीचर जो मीटिंग होती है, पीटीएम जो होती है, तो उसमें क्या करना चाहिए और इनमें से कौन सा काम नहीं किया जाना चाहिए। देखें, जब उचित हो तो बच्चे को भी सम्मिलित करना चाहिए। अभिभावक को अपने बच्चे के बारे में बात करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे के पठन पाठन के अभिभावक के दर्शन से असहमत होना चाहिए और एक प्याला चाय या कॉफ़ी लेने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो देखिए, आप चाय या कॉफ़ी सब कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे के पठन पाठन के जो अभिभावक के दर्शन है, मतलब वो क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर ऐसे पढ़ाया जाएगा, ऐसे सीखता है, तो वो जो कुछ बताएं आप पूरी तरह से उन्हें डिसएग्री ना करें। इसलिए यहाँ पर जो है तीसरा विकल्प जो है कि इसे आप छोड़ करके बाकी सब करिए। आप एक प्याला चाय काफ़ी पिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा घुल मिल जाएंगे और आपसे ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे वो। लेकिन आप उनके दर्शन से असहमत नहीं हो सकते। हो सकता है कुछ ना कुछ जो है उनसे आपको मिलेगा, ऐसा क्ल्यू मिलेगा जिससे आप बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ रणनीति बना सकेंगे। इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प ही सही होगा कि इसे टीचर को नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक बच्चे के लिए निम्न कथनों में एक को छोड़कर सभी सही है। माध्यमिक विद्यालय में बड़े बच्चे छोटे बच्चों की तुलना में बीमारी के प्रति अधोमुखी कम होते हैं। अधिकांश बच्चे उचित नाश्ता नहीं करते। बच्चे उन अध्यापकों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो दृढ़ एवं सुसंगत होते हैं। छात्राएं अपनी उम्र के छात्रों से गणित की योग्यता में अधिक होती हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपके जेंडर बायसनेस का। जेंडर स्टीरियोटाइप कहें या जेंडर बायसनेस कहें, देखिए कुछ हम लोगों समाज में धारणा होती है कि अगर लड़की है तो कमज़ोर होगी, रोएगी। कहते हैं ना कि लड़कियों की तरह रोना बंद करो या चूड़ियाँ बांध करके बैठ जाओ। इस प्रकार से जो जेंडर बायसनेस बना दिया गया है कि लड़कियां जो है मैथ में कमज़ोर होंगी या गणित या कहें बायो पढ़ेंगी, ये सब का जो है आपको त्याग करना है। बीइंग अ टीचर आपके लिए इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप किसी लिंग, धर्म, जाति के इत्यादि के आधार पर आप किसी भी प्रकार का विभेद या ये नहीं कहेंगे कि फलाने ग्रुप का जो है बंदा अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प जो है यही सही होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को इसकी स्पीड स्लो लग रही हो तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, 1.5 या 1.75 रख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अगला प्रश्न है, यदि अभिभावक अध्यापक से अपने बच्चे के टेलीविज़न देखने की आदत के बारे में पूछे तो सबसे अच्छा सुझाव क्या होगा। ये है कि अगर कोई गार्जियन आया और उसने पूछा कि भाई हमारा बच्चा बड़ा टीवी देखता है, क्या किया जाए, तो इसमें सबसे अच्छा सुझाव आप क्या देंगे। तो सबसे अच्छा सुझाव ये होगा कि परिवार के साथ सम्मिलित रूप से टीवी देखने का प्रोत्साहन दें। मतलब टीवी देखना व संयुक्त रूप से चयनित कार्यक्रम पर विचार विमर्श करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। कैसे? देखिए, अगर जो है बच्चे की कुछ आप बात रखेंगे, पूरा आप संस्कारी ही लगा देंगे तो बच्चे के लिए बोरिंग हो जाएगा, वो नहीं देख पाएगा। लेकिन कुछ जिसमें हास्य विनोद भी हो, मजाक भी हो, लेकिन संस्कारपूर्ण बातें हो, फूहड़पन ना हो, अश्लीलता ना हो, ऐसे कार्यक्रमों को आप शामिल करें और आप उसके साथ बैठ करके देखें। इससे ये होगा कि आप मॉनिटर कर पाएंगे कि बच्चा जो है देख क्या रहा है आखिर, तो इससे पता चलेगा आपको, और इससे ये होगा कि आपकी जिम्मेदारी भी बनी रहेगी बीइंग अ पेरेंट। ये आप जो है सुझा सकते हैं टीचर को, इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, सोहन एवं मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष की है, इससे हम यह परिणाम निकाल सकते हैं। तो इससे हम ये परिणाम निकाल सकते हैं कि उनके सीखने की योग्यता काफ़ी भिन्न हो सकती है। देखिए, अगर मेंटल एज है, ठीक है, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज अगर सेम है उनकी, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उनका IQ सेम होगा, क्योंकि IQ का जो फार्मूला होता है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये फार्मूला है। अब देखिए, इसके अनुसार अगर CA और MA इक्वल हैं
तो जो है उसका आईक्यू सेम होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सेम आईक्यू वाले बच्चे जो है सेम टाइप के टैलेंटेड हों, क्योंकि हर व्यक्ति की सीखने की योग्यता अलग अलग होती है। तो आईक्यू जो है सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आईक्यू अगर अच्छा है तो बच्चा पूरी तरह से टैलेंटेड ही हो, ये हम 100% नहीं कह सकते। इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है डिज़ायर टू लर्न, सीखने की इच्छा है। मैं कितना भी अच्छा आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर मोटिवेट करूं कि आपको बीएड एंट्रेंस कैसे क्वालिफाई करना, नहीं समझ में आएगा और आप इस वीडियो को स्किप करके निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी इच्छा है, आपको जानना चाह रहे हैं, तभी आप इस वीडियो में रुके हुए हैं। तो यह आपकी डिज़ायर है, तो डिज़ायर है तभी सब कुछ है। तीसरा विकल्प इसलिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर अध्यापक को किसी चुनौती छात्र के साथ, मतलब चैलेंज स्टूडेंट है, चैलेंज बोले तो जो है स्पेशली एबल्ड है, के साथ व्यवहार करना चाहिए, तो उसे क्या करे? तो उसे उसके ऊपर दुख नहीं प्रकट करना है, सहानुभूति जो है नहीं दिखाना है, क्योंकि उनको कमज़ोर आपको नहीं बनाना है, उसे नज़रअंदाज भी नहीं करना है। आप टीचर हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे खड़े होना सिखाइए, समाज से, पूरी दुनिया से उसे जो है लड़ना सिखाइए, पूरी दुनिया के जो संघर्ष हैं उनको झेलना सिखाइए, उसे ऐसे प्रशिक्षण दीजिए, उसे ऐसा ट्रेन दीजिए कि वो खुद की मदद करे, आप किसी अन्य की मदद की ज़रूरत ना हो उसे। इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अब प्रश्न आते हैं दोस्तों, रीजनिंग के हैं और ये कुल 10 प्रश्न होंगे, तो इनको देखते हैं कि इनका विकल्प क्या होगा। पहला है, इफ़ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड एज पर डिक्शनरी विच सीरियल विल बी अप्रोप्रिएट। तो इसमें जो है अगर इसे सेट करें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो इसमें जो है दोस्तों तीसरा विकल्प सही होगा। सबसे पहले जो है 5 नंबर वाला आएगा, फिर 2 नंबर वाला, फिर 1, फिर 3, फिर 4। इसे आप अरेंज कर सकते हैं, सामान्य सी बात है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। इस श्रेणी को पूरा करें, ये एक सीरीज है। सीरीज को जो है पूरा करने के लिए आप अगर देखें ध्यान से इस सीरीज को, तो 3 में पहले 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है, फिर 81 है। तो देखिए 3 का गुणा करता गया है अगले टर्म में। जैसे 3 है तो 3 में 3 का गुणा किया तो 9 आया, 9 में 3 का गुणा किया तो 27 आया। इसी प्रकार 27 में 3 का गुणा किया तो 81 आया। अब 81 में आपको 3 का गुणा कर देना है तो आपका आ जाएगा उत्तर। तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 में 3 हो जाएगा और 3 एड हो जाएगा 24, इसलिए 243 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चौथा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। स्कूल ऑलवेज हैज़, मतलब एक विद्यालय में हमेशा क्या होता है? तो एक विद्यालय में हमेशा अध्यापक होता है, क्योंकि अध्यापक के बिना जो है नहीं हो सकता। कक्षा और डेस्क, ये तीनों एक जैसी चीज़ें हैं। कक्षा, क्लासरूम हो, क्लास हो या डेस्क हो, ये ज़रूरी नहीं है, बट टीचर होना ज़रूरी है। टीचर अगर नहीं पढ़ाएगा तो वो जो है विद्यालय हो ही नहीं सकता है। इसलिए क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि खुले मैदान में भी पढ़ाया जा सकता है, डेस्क की ज़रूरत नहीं होती, टीचर ही अपना टीचिंग लर्निंग मटेरियल बन जाता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संप्रेषण संदेश, जिस प्रकार से संप्रेषण के माध्यम से हमें संदेश मिलता है, तो उसी प्रकार से इसका मेन 4 विकल्पों में से क्या संबंधित होगा? तो ह्यूमर हो जाएगा, अम्यूजमेंट, हास्य से हमें मनोरंजन होगा। मतलब कोई ह्यूमर करता है, मजाक करता है, विनोद करता है, तो उससे हमारा मनोरंजन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि MPOEPO का अभिप्राय है लंदन, तो NPDPX का क्या अभिप्राय है? तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप इस पिक्चर में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से M की जगह L किया है तो मतलब -1 किया है, P की जगह O किया है तो एक पीछे गया है मतलब -1 किया है, O की जगह जो है N किया है मतलब -1 किया है। तो पूरे टर्म में, पूरे सीरीज में इसको देखें, हर लेटर में एक पीछे गया है। ऐसे ही NPTDPX के पीछे जाएं अगर, तो N से कम होगा M, P से कम होगा O, इसी प्रकार से T से कम होगा S, और D से कम होगा C, और P से कम होगा O, और X से कम होगा W। इसलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, मॉस्को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मैं दक्षिण दिशा को जाता हूँ, फिर बाएं मुड़ता हूँ, फिर बाएं मुड़ता हूँ और फिर दाएं। अब मैं किस दिशा को जा रहा हूँ? तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा में। आगे बढ़ते हैं। आपके दाहिने से 13वें स्थान पर स्थित अक्षर से 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, ई इसमें आएगा। आगे बढ़ते हैं।
रमेश रेखा से 5 वर्ष छोटा है और गिरी सीमा से 5 वर्ष बड़ा है। साहिल की उम्र सीमा से 2 गुनी है और रमेश गिरी से 2 वर्ष बड़ा है। साहिल की उम्र 6 वर्ष है। 7 वर्ष पहले सबसे छोटा कौन था? तो 7 वर्ष पहले तो सीमा थी ही नहीं, तो इसमें जो है गिरी ऐसे में सबसे छोटा हो जाएगा। माफ़ करिएगा रेखा, हाँ, तो इसमें जो है तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की पंक्ति में अशोक का स्थान बाएं से चौथा जबकि गगन का स्थान दाएं से 17वां है। उनके आपस में स्थान बदलने पर अशोक का स्थान बाएं से छठा हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो पंक्ति में जो है दोस्तों ऐसे में 22 विद्यार्थी हैं। आगे बढ़ते हैं। NTSE नेशनल, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए क्या सत्य नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों ये सत्य ये नहीं होगा कि प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर टीचर सिलेक्शन। टीचर सिलेक्शन के लिए कोई फ्रेमवर्क आपको प्रदान नहीं करता है, अन्य कार्य के लिए देता है। हाल ही में किसकी नियुक्ति CSIR के नेशनल केमिकल लैब पूना के निदेशक के पद पर हुई है? तो ये करंट का क्वेश्चन था, 2016 का है, इसलिए इतना आपका आगे इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्कूलों को पर्यावरण आधारित पुरस्कार कौन देता है? तो इसे देता है CSE। CSE का मतलब होता है सेंटर फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये जो है देता है कि इसका इनोवेशन ये है कि किस प्रकार से विद्यालयों में पर्यावरण की जागरूकता और विज्ञान के प्रति जागरूकता को बढ़ाई जा सकती है, इसलिए पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। हाल ही में किसकी नियुक्ति NCERT के निदेशक के पद पर की गई है? तो NCERT के निदेशक वर्तमान में अगर देखें तो ऋषिकेश सेनापति हैं। आगे बढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है गोरखपुर में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समावेशित शिक्षा क्या है? तो समावेशित शिक्षा का मतलब होता है विकलांग एवं सकलांग बच्चे एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ें और भाग लेते हैं। मतलब ये कि जो बच्चे डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं और जो डिसेबल हैं दोनों एक साथ जो है लर्न करेंगे, सीखेंगे एक ही विद्यालय में, इसलिए तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो देखें जून 2020 के अनुसार कुल जो है इस समय विश्वविद्यालय हैं केंद्रीय 54। आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम वाइस चांसलर कौन थे? तो ये राय बहादुर सर सुंदरलाल जी थे। और अगला क्वेश्चन है उन्नत भारत अभियान को शुरू किया गया था, तो इसे जो है दोस्तों शुरू किया गया था दिसंबर 2014 में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण भारत जो है हमारा उसमें विज्ञान और जो भी इंजीनियरिंग का ज्ञान है जो भी बच्चे सीख रहे हैं तो वो वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए और उसका उपयोग करके उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, तो इसलिए यहाँ पर जो है उन्नत भारत अभियान शुरू किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से सेक्शन A कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेक्शन B की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हिंदी में प्रयुक्त औ ध्वनि किस भाषा की ऋणी है? तो ये जो औ ध्वनि है ये अंग्रेजी से लाई गई है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्पर्श व्यंजन का से लेकर के माँ तक होते हैं, तो जोड़ लें तो 25 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनों की दृष्टि से अनयोन्याश्रित का सही विकल्प चुनिए। तो ये दोस्तों होगा अन्योन्याश्रित, दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा में मूल्यांकन हेतु तो किस प्रकार के प्रश्नों का होना उत्तम है? तो भाषा में मूल्यांकन के लिए समन्वित रूप के प्रश्न होने चाहिए, ना लघुत्तरीय, ना निबंधात्मक, न केवल वस्तुनिष्ठ, बल्कि हर प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। समन्वित होने का मतलब ये है कि वस्तुनिष्ठ भी हों और व्यक्तिनिष्ठ भी हों, सब्जेक्टिव भी हों और ऑब्जेक्टिव भी हों। आगे बढ़ते हैं। श का उच्चारण स्थान कौन है? तो श का उच्चारण स्थान है दोस्तों मूर्धा। मनोप्रात की घटा सांवरी तापर अरुण प्रकाश पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी ध्वनि विज्ञान में प्राण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो प्राण शब्द का उपयोग किया है दोस्तों श्वास के लिए। सवैया किसका प्रिय छंद माना जाता है? तो सवैये जो है रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है? तो इसमें दोस्तों उपसर्ग जो है विजन में नहीं है, और तो माफ़ करिएगा इसमें जो है दोस्त जो विटप में जो है आपका उपसर्ग नहीं है। विमाता में उपसर्ग लगा है, विजन में भी लगा है और विदेश में भी लगा है। आगे बढ़ते हैं। सदकर्म मनुष्य को यश प्राप्ति कराते हैं, उसे अपयश की ओर ले जाते हैं। तो सत्कर्म का उल्टा हो जाएगा दोस्तों दुष्कर्म, तो ये हो जाएगा उसे अपयश की ओर ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में अंतस्थ ध्वनियाँ कौन सी है? तो यणो अंतस्था होते हैं, मतलब यार, अल्लाह, वाह, ये जो है अंतस्थ ध्वनियाँ होती हैं।
आगे बढ़ते हैं। गद्य खंड के शिक्षण में भूगर्भ शब्द को आप किस युक्ति द्वारा समझाएंगे। तो भूगर्भ जो है दोस्तों एक समासिक शब्द है, इसलिए इसको समझाने के लिए हमें विग्रह करना होगा, इसलिए विग्रह द्वारा इसे समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो तद्भव जिह्वा नहीं है, यह तत्सम शब्द है। नाक, कान और आंख जो है ये तद्भव है। भानुदय में कौन संधि है। तो भानुदय में दोस्तों दीर्घ संधि है। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास शब्द हिंदी में किस भाषा से आया है। तो उपन्यास जो है बंगला भाषा का है। हालावाद से संबंधित है। तो हालावाद से संबंधित है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यह है दोस्तों अचार। आगे बढ़ते हैं। नायिका में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो ये इका प्रत्यय है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अभ्युदय के लिए श्रम करना पड़ता है और पतन अपने आप हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बेमेल को बाहर कीजिए। अक्षर, शब्द, वाक्य, कहानी। तो अक्षर, शब्द और वाक्य जो है वो तो भाषा से संबंधित, भाषा के मूल हैं, लेकिन कहानी जो है एक विधा है। गद्य की नाट्य विधा का प्राण तत्व क्या है। तो गद्य में जो है कथा, वस्तु, पात्र और संवाद, ये सभी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ है। तो आकाश पाताल एक कर देने का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पलंग का तत्सम रूप है। तो पलंग का दोस्तों तत्सम रूप होगा पर्यंक। आगे बढ़ते हैं। कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी ब्रज में रही हैं, में कौन सा रस है। तो इसमें दोस्तों वियोग श्रृंगार है, इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अभिज्ञान शाकुंतल से कर्ता कह। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है दोस्तों कालिदास जी ने। आगे बढ़ते हैं। मृच्छकटिकस्य नायकः कः। तो मृच्छकटिक का जो है नायक है दोस्तों चारुदत्त, और इसमें नायिका जो है वसंत सेना है, ध्यान दीजिएगा। और ये शूद्रक कर्नाटक है, ये भी पूछा जा चुका है। उत्तर रामचरितस्य नाट्य विषय संबद्ध। तो उत्तर रामचरित्र का जो नाट्य विषय है वो रामायण से संबंधित है। बहुत ही प्रसिद्ध कविता जिसे हम उत्तर रामायण या कहते हैं। तो इसलिए जो है उत्तर राम, इसका जो है लेखक जो है भवभूति हैं, और इसमें करुण रस है, ये भी पूछा जा सकता है। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता इति सूक्ति। तो ये जो है दोस्तों आप लोगों की नैषधीय चरितम में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। सहसा विदधित न क्रियाम अविवेक, यहाँ पर ऐसा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आसीत इत्यत्र कह लकारः। तो आसीत जो है दोस्तों लंग लकार का रूप है, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। वारिणे इत्यस्य विभक्ति वचनम च लिखत। तो वारिणे में जो है दोस्तों वो ऐसे अगर इसे पढ़ें तो वारी वारिणी वारिण वारी वारिणी वारिण वारिणा वारिभ्याम वारिभि वारिणे वारिभ्याम वारिभ्या, ऐसा रूप बनता है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। आगे बढ़ते हैं। कह अयम इत्यस्य संधिम कुरुत। तो कह अयम की जो संधि बनेगी दोस्तों वो हो जाएगी कोयम, इसमें अवग्रह है। तथैव इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। तो तथा और एव ऐसा रूप बनेगा, इसलिए बन जाएगा तथैव। घन श्यामः इत्यत्र कः समासः। तो घन इव श्यामः है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। इसके विकल्प उड़ गए हैं, जो है प्रिंटिंग में या कहीं स्कैन करने में इसको प्रॉब्लम हुई है, तो कर्मधारय समास यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं। दत्वा इत्यस्य प्रत्ययम लिखत। तो ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। त्वा प्रत्यय होता है और द धातु होती है। आगे बढ़ते हैं। गंतुम इत्यत्र प्रत्ययम लिखत। तो गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है, गच्छ धातु नहीं होती है। गम धन तुमुन होगा, यहाँ पर म हलंत युक्त होना चाहिए था, दूसरा विकल्प सही है। अवकाशः इत्यत्र उपसर्गम लिखत। तो प्रपरा अपसम अनु अव एक उपसर्ग होता है ना, इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। सह ग्रामम गच्छति इत्यस्य कर्मवाच्य परिवर्तनम कुरुत। तो देखिए यहाँ पर कर्म है आपका ग्राम और करता है सह। अगर इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो सह की जगह आ जाएगा तेन, और जो है ग्राम की जगह, क्योंकि ग्राम मूल रूप से ग्रामम जो है, क्योंकि द्वितीय विभक्ति में था इसलिए ग्रामम बना था, लेकिन ये मूल रूप से ग्राम है, तो प्रथम विभक्ति का उपयोग करेंगे। तेन ग्राम गम्यते, इसलिए यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अहम पुस्तकम पठिष्यामि इत्यस्य अनुवादम कुरुत। तो अहम का मतलब मैं, पुस्तकम माने पुस्तक, पठिष्यामि मतलब पढ़ूंगा, तो मैं पुस्तक पढ़ूंगा। चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्यम लिखत। सह पुस्तकम पठामि ये नहीं होगा, अहम पुस्तकम पठिष्यामि ये होगा, क्योंकि अहम जो है वो भी उत्तम पुरुष है और पठिष्यामि जो है उत्तम पुरुष का रूप है, इसलिए अहम पुस्तकम पठिष्यामि सही होगा। आगे बढ़ते हैं। योग शास्त्र से रचयिता महर्षि। तो योग शास्त्र रचयिता दोस्तों महर्षि पतंजलि। आदि शंकराचार्य कस्य दर्शन से प्रवर्तक। तो आदि शंकराचार्य जो है दोस्तों वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं। कति संस्काराः सन्ति, षोडश संस्काराः सन्ति। ये सब पूरे के पूरे प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन्हें आप याद कर लें। आश्रमाः कति भवन्ति। तो आश्रम होते हैं चत्वारः, 4 आश्रम होते हैं, जिनमें हैं आप लोगों का ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। 4 आश्रम माने गए हैं हमारे यहाँ। वेदांगानि कति भवन्ति। तो वेदांगानि होती हैं 6 वेद के अंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अस्माकं देशे प्राचीनतम संस्कृत विश्वविद्यालय कुत्र वर्तते। तो हमारे देश में प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है दोस्तों ये काशी में है। आगे बढ़ते हैं। The student called off their protest after the vice chancellor intervened. What is called off? तो इसमें इसका हिंदी मतलब अगर देखें तो स्टूडेंट ने अपना जो प्रोटेस्ट था उसे वापस ले लिया जब वाइस चांसलर ने इंटरवीन किया। तो इसमें कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या है। तो कॉल्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। Whose famous line is the following one? Studies serve for delight, for ornament and for ability. तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है, फ्रांसिस बेकन जी का है। Who among the following is an English dramatist? तो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट से दोस्तों इसमें जो है एसिलस, ये आपका राइट आंसर होगा। ट्रेन टू पाकिस्तान इज ए नोवेल बाय हुम। तो इसे जो है खुशवंत सिंह जी ने लिखा है, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेनर। तो जेनर जो है दोस्तों एक प्रकार की विधा होती है, कैटेगरी ऑफ आर्ट ऑफ लिटरेचर, इसे हिंदी में विधा कहते हैं। व्हाट इज द वर्ब ऑफ द वर्ड प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन की जो वर्ब होगी वो प्रेडिक्ट होगी। ध्यान दीजिएगा, अब इंग्लिश लिटरेचर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना, सिर्फ आपको व्याकरण पर फोकस करना है। व्हाट इज द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड कॉलेज। तो कॉलेज का जो एडजेक्टिव फॉर्म बनता है कॉलेजियल बनता है। व्हिच ऑफ द 4 ऑप्शंस मीन्स नॉइजी आर्ग्यूमेंट। तो नॉइजी आर्ग्यूमेंट जो होता है दोस्तों अल्टरसेशन होता है। अल्टरसेशन इसमें जो है तीखी नोक झोंक होती है। शोइंग ग्रेट एनर्जी एंड एंथुजियाज्म इज कॉल्ड। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों जीलस, ZEALOUS। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोविजनल। तो प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्परेरी, जैसे प्रोविजनल आपका क्रेडिट कार्ड बनता है तो वो अस्थायी होता है, फिर उसे अंतिम में जो है अंतिम रूप दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रोविडेंस। तो प्रोविडेंस का मतलब होता है लक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द 4 ऑप्शंस इज अप्रोप्रिएट टू फिल द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डूइंग द कुकिंग माई मदर लुक्स आफ्टर द गार्डन। तो बिसाइड इसमें जो है बिसाइड से हो जाएगा, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। तो कुकिंग करने के अलावा मेरी माँ जो है गार्डन का भी ख्याल रखती है। अगला क्वेश्चन है। ही कांट डैश रीड और राइट। विच ऑफ द 4 ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट टू फिल द ब्लैंक्स। तो ही कांट इधर राइट और रीड और राइट। अगर यहाँ पर ही कैन होता तो वहाँ पर नीदर राइट रीड और राइट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कांट है इसलिए इधर आर करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच प्रेपोजिशन इज सुटेबल फॉर द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ जुलाई आई विल हैव फिनिश्ड ऑल माई वर्क्स, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा, बाय द एंड, बाय द टाइम। विच ऑफ द 4 ऑप्शन इज द सुटेबल आंसर टू द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 3 miles डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो 3 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस इसमें सही होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, इसे हम आप लोगों को बताएंगे। अगला क्वेश्चन है। व्हाट ग्रामेटिकल पार्ट इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ही एडमिटेड टेकिंग ब्राइब। तो उसने क्या किया, तो इसमें टेकिंग जो है ये आपका है जीरेंड है एक तरह का। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड लोफ
तो लोफ का होता है दोस्तों लोव्स। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब कोल्यूड, तो इसमें हो जाएगा आप लोगों को दूसरा विकल्प सही होगा, कोल्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं, although pronunciation may be incorrect but answers are correct, which of the following is the correct uncountable noun, तो करेक्ट अनकाउंटेबल लगेज शब्द होता है, LUGGAGE। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एवरी होते हैं, एवरी एंड ईच। आगे बढ़ते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, तो यहाँ पर हो जाएगा पैसिव वॉइस पूछा गया है तो द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड, बाय देम आप नहीं लिखा है इसमें, वो अंडरस्टूड है, कुछ जो है सेंटेंस होते हैं वो अंडरस्टूड होते हैं, इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। कर्ता इसमें जो है मीन्स सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है, इसलिए यहाँ पर बाई करके देम नहीं किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हु लिव्स नेक्स्ट डोर ही सैड, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ये आगे पीछे हो गया थोड़ा सा। अंतिम प्रश्न है, व्हाट डज द इडियम गो लाइक अ बॉम्ब मीन, टू गो लाइक अ बॉम्ब मीन होता है टू गो वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी के साथ जाना, बहुत जल्दी से सक्सेसफुल हो जाना, ये भी होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पेपर का कंप्लीट हल यहाँ पर पूरा होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें हम इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं और जल्द ही हम उसमें क्विज स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।